अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज हम बात करेंगे सकूत ढाका के बारे में। फॉल ऑफ ढाका जो 16 दिसंबर 1971 को हुआ। तो दिसंबर का महीना जब भी पाकिस्तान हमारे पास आता है तो एक गम और एक उदासी की कैफियत सी आती है, बिकॉज जो इंसिडेंट 1971 में हुआ, द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश और द फॉल ऑफ ढाका, तो उसके बारे में ये एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें हम उन रीज़न्स के बारे में समझेंगे, जानेंगे जिनकी वजह से जो है वो बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ और एक वतन के दो टुकड़े हुए। जैसे कि एक गज़ल आपने सुनी होगी जो कि एक मशहूर टीवी ड्रामे की टाइटल ट्रैक था, और ये नसीर तुराबी एक शायर थे, उन्होंने इसको लिखा था कि वो हम सफ़र था मगर उससे हम नवाई न थी, कि धूप छाँव का आलम रहा जुदाई न थी। अदावतें थी तगाफुल था रंजिशें थी मगर बिछड़ने वाले में सब कुछ था, मगर बेवफाई न थी। बिछड़ते वक्त उन आँखों में थी हमारी गज़ल भी वो जो कभी किसी को सुनाई न थी। किसे पुकार रहा था वो डूबते हुए दिन, सदा तो आई थी लेकिन कोई दुहाई न थी। कभी ये हाल के दोनों में यकदली थी मौसम, कभी ये मरहला जैसे कि आशनाई न थी। तो ये जिसको नॉर्मली एक रोमांटिक पोइट्री समझी जाती है, ये असल में सकूत ढाका पर जो है वो नसीर तुराबी ने लिखी थी। तो चलें अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का एक पोर्शन यहाँ पर आपको इस मैप के अंदर ब्लू कलर से दिख रहा है, जिसमें जो है वो डिफरेंट कंट्रीज आज के दौर में मौजूद हैं। अगर हम आज की बात करें तो इसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारे कंट्रीज कभी मिलकर जो है वो एक सब कॉन्टिनेंट कहलाया करते थे, या बरसगीर उनको जो है वो हम उर्दू में कहा करते थे। और इसमें जो बंगाल का पार्ट था, जो बंगाल का एक सूबा था, ये एक पार्ट था, काफ़ी बड़ा पार्ट था ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर, जहाँ पर कई सालों से जो है वो मुस्लिम रूल रहा था, और एक मुसलमानों की एक डायनेस्टी थी बादशाहों की, दैट इज खिलजी डायनेस्टी। उसमें मोहम्मद बख्तियार खिलजी ने इस पोर्शन को, इस बंगाल के इस पोर्शन में जो है वो उन्होंने बादशाहत की, और ये काफ़ी पुरानी बात है, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान से पहले की बात है। बाद में ऐसा हुआ कि जब ब्रिटिश यहाँ पर आए तो फिर ब्रिटिश को यहाँ से निकालने के लिए एक लाहौर रेजोल्यूशन हुआ, करारदाद पाकिस्तान 22 और 24 मार्च 1940 को लाहौर में, जिसमें ये फैसला किया गया कि जो हिंदुस्तान है उसके दो टुकड़े कर दिए जाएं, मतलब मुस्लिम्स को एक अलग पोर्शन दिया जाए और जो है वो हिंदूज को एक डिफरेंट पोर्शन दिया जाए। तो वो एरिया जिसमें मुसलमान ज़्यादा बड़ी तादाद में थे, जिसमें इंडिया का ईस्टर्न जोन है या नॉर्थ वेस्टर्न जोन है, तो वहाँ पर इंडिपेंडेंट स्टेट्स बनाने की तजवीज़ पेश की गई इस करारदाद के अंदर, जिसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन या करारदाद पाकिस्तान कहा जाता है। और फाइनली इस तरह से डिफरेंट जो है वो सूबे हैं वो पाकिस्तान के साथ मिलना शुरू हो गया। इसके अंदर प्रोविंसेस का अपना भी बंटवारा हुआ, जैसे कि पंजाब में वेस्ट पंजाब वाला पार्ट जो पाकिस्तान के पास आया, ईस्ट पंजाब वाला पार्ट जो है वो इंडिया के पास गया। और बंगाल के लिहाज से देखा जाए तो बंगाल के भी दो टुकड़े हुए, ईस्ट बंगाल जो है वो पाकिस्तान के पास आया और वेस्ट बंगाल जो है वो इंडिया में रह गया। इस तरह से एक ही ज़बान बोलने वाले जो लोग थे एक सूबे के अंदर, तो जब पार्टीशन हुई पाकिस्तान इंडिया की, तो इन सूबों की भी पार्टीशन हुई। अच्छा, ईस्ट पाकिस्तान जो बना था, तो ईस्ट पाकिस्तान मीन्स जो हम इसको ईस्ट बंगाल कह सकते हैं। तो ईस्ट बंगाल के साथ एक सूबा था जिसको हम कहते हैं बिहार। बिहार के अंदर उर्दू बोलने वाले बहुत सारे लोग थे जो कि मुस्लिम्स थे और वो चाहते थे पाकिस्तान को ज्वाइन करना। तो बिहार के उन लोगों ने 1947 के बाद जब पाकिस्तान बना तो ईस्ट पाकिस्तान का उन्होंने रुख किया। शुरुआत में जो थे वो जो बंगाल थी, तो वो बंगाल जो है वो कोई इलेक्शन नहीं चाहती थी, बोल के वो ये नहीं चाहती थी कि वो पार्टीशन हो, कि पार्टीशन को वो सब अपोज किया करते थे। बाद में जब जो है कांग्रेस ने जब इस पार्टीशन पर जो है वर्क करना शुरू किया, मुस्लिम लीग ने, तो वेस्ट बंगाल ने यह कहा कि हम जो है वो इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। और आज भी वेस्ट बंगाल जो है, कोलकाता वाला जो बंगाल है वो इंडिया के पास मौजूद है हमेशा से।
और ईस्ट बंगाल वाला पार्ट है तो वो भी शुरू में जो है वो पार्टीशन नहीं चाहते थे कि कोई पार्टीशन हो, वो चाहते थे कि यूनिटी के साथ रहें और इत्तेहाद बना रहे, जिस तरह की कांग्रेस कहा करती थी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अगर पार्टीशन हो जाता है, ईस्ट बंगाल वालों ने कहा, तो फिर हम पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। तो और ऐसा ही हुआ कि 14 अगस्त 1947 को जब इंडिया पाकिस्तान जो है उनके पार्टीशन हो गया, तो फाइनली ईस्ट पाकिस्तान ने जो है वो पाकिस्तान के साथ वो मिल गया जाकर, और वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान इस तरह दो पोर्शंस पाकिस्तान के बने। और दोनों पोर्शंस के बीच में 1500 किलोमीटर्स का एरिया था जिसमें जो है वो इंडिया मौजूद था। और इस तरह दो आइसोलेटेड कंट्रीज 1947 में साउथ एशिया के अंदर इस्टेब्लिश हुए। अब जो वेस्ट पाकिस्तान था उसमें जितने भी मिलिट्री कह लें या फिर लॉज कह लें, लॉ एंड ऑर्डर कह लें, या फिर जो गवर्नेंस थी, वो सारी की सारी वेस्ट पाकिस्तान में थी। इसमें अक्सरियत में जो है वो पंजाबीज की थी या फिर मुहाजिर्स की थी, उर्दू बोलने वाले, दैट इज इन वेस्ट पाकिस्तान। और रेवेन्यू की बात की जाती है तो वेस्ट पाकिस्तान को 75% बजट जो है वो मिला करता था, जबकि ईस्ट पाकिस्तान 62% जो है वो रेवेन्यू इनकम जनरेट किया करती थी। लेकिन उसके अपोजिट क्या होता था कि नेशनल बजट में ज़्यादा हिस्सा 75% तक, 3/4 हिस्सा तक वेस्ट पाकिस्तान के पास चला जाता था। और इस तरह से और भी बात की जाए तो पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो वेस्ट पाकिस्तान के लोगों की पर कैपिटा इनकम 61% ज़्यादा थी ईस्ट पाकिस्तान से, जबकि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहा था फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इसी तरह से मिलिट्री पर्सनल की बात की जाए तो जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें 25 गुना ज़्यादा, 25 टाइम्स ज़्यादा मिलिट्री जो है वो एहलकार मौजूद थे, पर्सनल मौजूद थे, ईस्ट पाकिस्तान थे। तो यहाँ पर भी वेस्ट पाकिस्तान डोमिनेट कर रहा था। बाद में ऐसा हुआ कि जो है वो उर्दू ज़बान को कौमी ज़बान पाकिस्तान का कहा गया कि उसको अब इसी ज़बान को इस्तेमाल किया जाएगा ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे। तो 21 फरवरी 1952 को ढाका में बंगाली ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए एक रैली निकाली गई कि भाई चूँकि जाहिर सी बात है कि वो बंगाली बोला करते थे, उनकी ज़बान थी है, तो वो उर्दू ज़बान को एज ऑफिशियल लैंग्वेज अपनाना नहीं चाहते थे। वो चाहते थे बंगाली ज़बान को भी एज ऑफिशियल लैंग्वेज उसको पाकिस्तानी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करे। और उस पर ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो उसमें जो है वो बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, वहाँ के तालिब इल्मों ने। तो वहाँ जो पुलिस थी, तो पुलिस ने जो है वो ढाका यूनिवर्सिटी के तालिब इल्मों पर फायर कर दिया और उसमें 5 तालिब इल्म ढाका यूनिवर्सिटी के जो है वो शहीद हो गए अपने इस मादरी ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो आज तक जो है वो उस दिन को जो है वो लैंग्वेज मार्टायर्स डे, मतलब ज़बान के शहीदों के दिन के तौर पे जो है वो बांग्लादेश इस दिन को मनाती है, जिस दिन ऐसा कुछ हुआ। और यहाँ तक कि जो है वो 21 फरवरी को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे के तौर पे जो है वो मनाया जाता है। और जो यूनाइटेड नेशन से अक़वाम मुत्तहिदा है, इसको पूरी बैनुल-अक़वामी मादरी ज़बान के दिन के तौर पे 21 फरवरी को जो है वो मनाते हैं। तो इन तमाम रीज़न्स की वजह से क्या हुआ कि 6 पॉइंट्स जो है वो मेंशन किए गए कि ईस्ट पाकिस्तान ने जो है वो 6 पॉइंट जो है वो मेंशन किया कि भाई उनको ये सारे हकूक़ हैं जो उनको चाहिए, ठीक है, जो उनको वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से नहीं मिल जाए। तो उन 6 पॉइंट में उन्होंने काफ़ी चीज़ें बात की और ये 6 पॉइंट्स को पेश करने वाले थे पाकिस्तान अवामी लीग, एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसके लीडर दैट वाज शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने इन 6 पॉइंट्स को पेश किया। तो शेख मुजीबुर रहमान का ताल्लुक, जैसे कि मैंने बताया कि अवामी लीग था, पहले इसका नाम था अवामी मुस्लिम लीग, बाद में इसका नाम जस्ट जो है वो अवामी लीग बन गया और ये एक डोमिनेंट पार्टी थी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर। इसमें सबसे पहली डिमांड उन्होंने ये की थी कि पाकिस्तान को एक फेडरेशन स्टेट बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर 2 फेडरेशन होंगे, एक वेस्ट पाकिस्तान की और एक ईस्ट पाकिस्तान की। और ईस्ट पाकिस्तान को एक तरह की ऑटोनॉमी दे दी जाएगी, ऑटोनॉमस स्टेट उसको दी जाएगी, ठीक है। ऑटोनॉमी से मुराद के उसको एक खुद मुख्तारी दे दी जाएगी कि ईस्ट पाकिस्तान अपने फैसले, अपने डिसीजंस वगैरह को करने के लिए खुद मुख्तार हो जाए और उसको राइट्स मिलें ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को, उसकी गवर्नेंस को, उन तमाम चीज़ों को। और यहाँ तक कि जो वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, इन दोनों के जो करेंसीज हों, वो करेंसीज भी डिफरेंट होने चाहिए, सेम करेंसीज नहीं होनी चाहिए। उसमें ये पॉइंट भी था कि जो फॉरेन रिजर्व है ईस्ट पाकिस्तान के, वो ईस्ट पाकिस्तान के पास ही रहेंगे। मीन्स के जितने भी रेवेन्यू ईस्ट पाकिस्तान जनरेट करेगा उसको ईस्ट पाकिस्तान में ही लगाया जाएगा, वेस्ट पाकिस्तान में उसका इस्तेमाल नहीं होगा। और साथ में ईस्ट पाकिस्तान की अपनी एक मिलिट्री फोर्स भी होगी, ठीक है, तो वो अपने एक मिलिट्री फोर्स को रख सकेगा और उसको जो है वो एक बड़ी तादाद में उसको मिलिट्री फोर्स की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो ये सारी जब जो है वो ईस्ट पाकिस्तानी डिमांड्स की,
तो वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से उसको रिजेक्ट किया गया इन पॉइंट्स को। तो उन्होंने इस पॉइंट्स को टोटली रिजेक्ट कर दिया कि हम इनमें से कोई भी पॉइंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और वेस्ट पाकिस्तान ने कहा कि दिस इज सेपरेटिज्म, ये तो अलहदगी की बात की जा रही है कि ईस्ट पाकिस्तान तो ऐसा कह रहा है जैसे कि वो अलहदा होना चाहता है, वो सेपरेट होना चाहता है। तो इसी पर 19 जून 1968 को अयूब खान ने जो है वो मार्शल लॉ जो है वो पाकिस्तान में लगा दिया और पाकिस्तान में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप का जो है वो इस तरह से आगाज़ हुआ और शेख मुजीबुर रहमान को एक कंस्पिरेसी के या एक साजिश के तौर पर उनको जो है वो प्रिजन कर दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया। अब आप सोचेंगे कि भाई वो कंस्पिरेसी क्या थी, तो उसको हम जो है वो अगरतला कंस्पिरेसी केस कहते हैं। अगरतला कंस्पिरेसी केस में ये बात मेंशन की गई थी कि शेख मुजीबुर रहमान और उसके जो दोस्त हैं, अवामी लीग के लीडर जो शेख मुजीबुर रहमान है उसके फ्रेंड्स हैं, वो इंडियंस के साथ हैं, वो इंडियंस के सपोर्टर हैं इस वजह से, और वो कंस्पिरेसी कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। दैट्स वाई उनको जो है वो जेल में डाला गया। ना सिर्फ ये बल्कि जो है वो शेख मुजीबुर रहमान के एक दोस्त और उनके एक साथी सार्जेंट जहरुल हक को जो है वो प्रिजन के अंदर जो है वो उनके कैद खाने के अंदर उनको जो है वो गोली मार दी गई। और इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट के अंदर काफ़ी ज़्यादा लोगों के अंदर इस पाकिस्तान में बहुत इश्ताल बर्पा हो गया। तो 22 फरवरी 1969 को तो मुजीबुर रहमान को जो है रिहा कर दिया गया, उनको जेल से जो है वो निकाल दिया गया। और फिर अवाम के बहुत ज़्यादा प्रेशर पर और बहुत ज़्यादा जो टर्मोइल्स क्रिएट हो गए चुके, तफरा तफरी वगैरह, 1969 में उस बुनियाद पर क्या किया कि अयूब खान ने रिज़ाइन कर दिया, ठीक है। और जनरल यहिया खान को जो है वो अपना सक्सेसर बनाया, जो खुद भी एक तरह से मिलिट्री लीडर थे। और जनरल यहिया खान ने कहा कि भाई हम अपने फर्स्ट जनरल इलेक्शंस करेंगे पाकिस्तान में, चूँकि अब तक कोई जनरल इलेक्शंस नहीं हुए थे, तो फिर यहिया खान ने कहा कि हम पहले इलेक्शंस हम करेंगे। अब इलेक्शंस में ये था कि अब जाहिर सी बात है कि ईस्ट पाकिस्तान में जो है वो मेजोरिटी ज़्यादा थी, लोगों की ज़्यादा आबादी रहा करती थी। तो 169 सीट्स थी नेशनल असेंबली में वेस्ट पाकिस्तान की, और ईस्ट पाकिस्तान की जो है वो बल्कि ईस्ट पाकिस्तान की ज़्यादा सीट्स थी और जो वेस्ट पाकिस्तान है दैट इज़, तो उसकी सीट जो है वो हमारे पास कम थी। और जब इलेक्शंस के रिजल्ट आए तो उसमें क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान है जिसकी 169 सीट्स थी टोटल, उसमें से 167 सीट्स अवामी लीग ने उसको जो है वो जीत लिया, ठीक है। और जो वेस्ट पाकिस्तान है उसमें अवामी लीग ने 313 में से मतलब 144 टोटल सीट थी, उनमें से कोई भी सीट उन्होंने जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में हासिल नहीं की। बिल्कुल इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो डोमिनेंट पार्टी थी पाकिस्तान की उस वक्त, तो उसने 86 सीट्स जो है वो वेस्ट पाकिस्तान में उन्होंने हासिल किए थे, और ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कोई भी सीट नहीं मिली। तो अभी एक ऐसी सिचुएशन थी कि दोनों अलग अलग पार्ट्स के अंदर डिफरेंट जो है वो मौजूद थे, लाइक कंटेंडर्स मौजूद थे। एक जगह शेख मुजीबुर रहमान की पार्टी जो कि ज़्यादा कह लें कि डोमिनेंट थी, एक तरफ पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पार्टी जो ज़्यादा कह लें कि जिसने ज़्यादा सीट्स गेन किए थे, लेकिन मेजोरिटी के लिहाज से देखा जाए तो चूँकि पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में ज़्यादा थी तो ज़्यादा सीट्स जो है वो वहाँ पर गए। अब जो वेस्ट पाकिस्तान के पॉलिटिकल एलिट्स थे, जो सियासी रहनुमा थे वहाँ पर, जैसे कि याहिया खान थे और इस तरह से फिर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे, तो उन्होंने ये चीज़ कहा कि भाई हम जो है वो ये इलेक्शंस चूँकि जिसमें शेख मुजीबुर रहमान को ज़्यादा वोट्स मिले हैं, अवामी लीग जो है फातेह हुई है, तो उन्होंने कहा कि भाई इस तरह से तो ये हो जाएगा कि उनको गवर्नमेंट सौंपनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इस इलेक्शन को जो है वो कैंसिल कर देंगे या हम इनके रिजल्ट्स को ही कैंसिल कर देते हैं। तो 1 मार्च 1971 को प्रेसिडेंट यहिया खान ने अनाउंस किया कि वो नेशनल असेंबली की ओपनिंग को पोस्टपोन कर रहे हैं इनडेफिनिट पीरियड के लिए, ठीक है, कि मतलब गैर मुद्दत के लिए जो है वो ये इसको पोस्टपोन कर रहे हैं और कोई नेशनल असेंबली जो है वो मतलब क्रिएट नहीं होगी, अगरचे अवामी लीग ने बहुत ज़्यादा सीट्स हासिल कर लिए। अब इस बुनियाद पर बांग्लादेश वाले काफ़ी ज़्यादा, या फिर जो ईस्ट पाकिस्तान में जो बंगालीज थे वो बहुत गुस्सा हुए और उन्होंने फाइनली बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का आगाज़ किया कि बांग्लादेश को जो है वो आज़ादी चाहिए, चूँकि पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान उनके साथ ठीक नहीं कर रहा, उनके साथ जस्टिस नहीं कर रहा, इंसाफ नहीं कर रहा। और शेख मुजीबुर रहमान ने भी ऐसे ही कहा, चूँकि जो पाकिस्तान बना था ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें इस्लाम को एज अ बाइंडिंग फैक्टर कहा गया था कि इस्लाम जो है वो बाइंड कर रहा है दोनों कंट्रीज़ को साथ में, तो इसको बिल्कुल रद्द कर दिया शेख मुजीबुर रहमान ने और कहा कि असल में हमारी जो ज़बान है बंगाली ज़बान, इसकी बुनियाद पे हमें जो है अलग वतन का मुतालबा करना है, अगरचे हमारे रिलीजन सेम है लेकिन वी वांट टू बी सेपरेट फ्रॉम पाकिस्तान।
और उन्होंने चाहा कि वो बांग्लादेश को एक सेकुलर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाएंगे, ना कि वो एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक जो है वो रिपब्लिक होगा। और उस मुल्क का नाम वो रखेंगे बांग्लादेश। बांग्लादेश मीन्स बंगालियों का देश या द लैंड ऑफ बंगालीज। और शेख मुजीबुर रहमान ने एक बड़ा जलसा किया। उस जलसे में उन्होंने कहा कि अवर स्ट्रगल इज फॉर अवर फ्रीडम, अवर स्ट्रगल इज फॉर अवर इंडिपेंडेंस, कि अब जो हमारी जद्दोजहद है वो आज़ादी के लिए है, कि अब हम आज़ादी हासिल करेंगे। और उस बीच में क्या हुआ कि जो है वो आपको पता है कि ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बंगाली स्पीकिंग लोगों के अलावा कुछ उर्दू स्पीकर्स भी थे, जिनको जो बिहार से हिजरत करके आए थे, जिनको बिहारी कहा जाता था। अब उन बिहारीज को जो है ना वो प्रो पाकिस्तानी समझा जाता था कि वो प्रो पाकिस्तान है, पाकिस्तान के सपोर्टर्स हैं। तो उनके साथ भी जो है वो जुल्म सितम करना जो है वो बांग्लादेश में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में मौजूद जो बंगालीज थे उन्होंने उनको जो है वो स्टार्ट किया। और इसी चीज़ को पाकिस्तान आर्मी ने इसको यूज़ किया एज एन एक्सक्यूज़ कि भाई चूँकि उर्दू स्पीकर्स लोगों पर जुल्म सितम हो रहा है ईस्ट पाकिस्तान के अंदर, तो इस वजह से जो है वो फिर क्या करना चाहिए कि भाई जो है वो एक हमला करना चाहिए, कि अटैक करना चाहिए वहाँ के उन लोगों पर जो कि ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह से एक पॉलिटिकल पार्टी वहाँ पर मौजूद थी, दैट इज़ जमात इस्लामी। ठीक है, तो जमात इस्लामी पॉलिटिकल पार्टी ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद थी और जमात इस्लामी ने अपोज किया सेपरेशन ऑफ वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान को, कि मगरबी और मशरक़ी पाकिस्तान को अलहदा नहीं होना चाहिए, चूँकि इसका मतलब ये होगा कि इस्लामी कम्युनिटी जो है वो अलहदा हो जाएगी। और वहाँ मौजूद जितने भी जमात इस्लामी के जो बंगाल से बिलोंग करने वाले जमात इस्लामी के लोग थे, उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग की सेपरेशन वाले मूवमेंट को जो है उसका साथ नहीं दिया। तो इस तरह से उन्होंने जो है वो रद्द किया, कहा जाए तो अवामी लीग का। फिर बाद में ऐसा हुआ कि जो है वो पाकिस्तानी सोल्जर्स जो हैं वो एरोप्लेन्स के थ्रू जो है वो ईस्ट पाकिस्तान में आना शुरू हो गए, ढाका के अंदर। और वो जो पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो यहाँ पर एक ऑपरेशन के लिए आए थे, एक मुहिम के लिए, एक मिशन के लिए यहाँ पर आए थे कि जो भी ऐसी आवाज़ उठ रही है आज़ादी के लिए, उन आज़ादी को, उस आज़ादी की आवाज़ को दबाया जाए, जो बंगाली अपने लिए जो है वो आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं। इसी चीज़ को देखते हुए बंगालियों ने अपने डिफेंस के लिए, इस पाकिस्तान में मौजूद बंगालियों ने अपने डिफेंस के लिए मुक्ति बाहिनी को स्टार्ट किया। मुक्ति बाहिनी इज कॉल्ड बाय द फोर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, मुक्ति मीन्स होती है इंडिपेंडेंस और बाहिनी के मतलब होते हैं फौज या फ्रीडम सोल्जर्स, फ्रीडम फाइटर्स के नाम से उन्होंने जो है वो अपनी एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया। और इसके अलावा फिर पाकिस्तान ने जो वहाँ पर ऑपरेशन किया 25 मार्च 1971 से और 9 मंथ तक जो है वो ये चलती रही, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सारे जो है एमिनेंट स्कॉलर्स जो थे बांग्लादेश के, इंजीनियर से डॉक्टर से जर्नलिस्ट थे, तो उनको जो है वो मारा गया इस लिबरेशन वॉर के दौरान। और जो राइट्स उठ रहे थे, तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और याह्या खान ने कहा कि हम इन राइट्स को जो है वो ख़त्म करेंगे, हम इसको ख़त्म करना है। और फाइनली ऑपरेशन सर्च लाइट का आगाज़ किया गया और 25 मार्च 1971 को ढाका में जो है वो चारों तरफ से जो है पाकिस्तानी सोल्जर्स जो है आने शुरू हो गए और शेख मुजीबुर रहमान को वहाँ से जो है वो दोबारा से जेल में डाल दिया गया। और शेख मुजीबुर रहमान ने कहा कि टुडे बांग्लादेश इज़ इंडिपेंडेंट, कि अब जो है वो बांग्लादेश आज़ाद हो चुका है और अब हम आज़ादी से पीछे नहीं हटेंगे और हमें आज़ादी हासिल करनी है। और उन्होंने आज़ादी का ऐलान कर दिया और कहा कि फ्रॉम दिस डे ऑनवर्ड्स वी आर नो मोर पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वी आर नाउ बांग्लादेश, के इस दिन के बाद से अब हम पाकिस्तान के हिस्सा नहीं है और हम बांग्लादेश का पार्ट है और हम बांग्लादेश के हिस्से हैं। नवंबर 4 में ये आर्टिकल छपा था कि 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान फोर्सेस ने 7000 अनआर्म्ड इनोसेंट बंगालीज को एक ही रात में जो है वो कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, वट एवर आप जो भी कह लें। और द संडे टाइम्स में एक न्यूज़ छपी जो कि एक जर्नलिस्ट थे एंथनी मैस्कैरिनेहस, और उन्होंने जीनोसाइड के नाम से टाइटल से एक पूरी एक लिखी कि जीनोसाइड यहाँ पर हो रही है और एक तरह से कत्ल गारत, मास किलिंग यहाँ पर जो है वो चल रही है और पाकिस्तानी सोल्जर्स मास किलिंग कर रहे हैं ईस्ट पाकिस्तान के अंदर बंगालियों की। इसी पर क्या हुआ कि बंगाली बहुत सारे जो है वो माइग्रेट कर गए और वो इंडिया आ गए। इंडिया में उन्होंने वहाँ पर मौजूद जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनसे कहा कि वो उनकी मदद करें, तो इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई ठीक है, हम एक जंग स्टार्ट करते हैं, ताकि उनको, चूँकि जाहिर सी बात इतने लोगों को
इस्टेब्लिश करना, इतने लोगों को वहाँ पर इंडिया में रखना बांग्लादेश की, ये मुमकिन नहीं था। तो बेहतर ये होगा कि क्यों ना जंग करके पाकिस्तान को जो है वो ईस्ट पाकिस्तान से निकाला जाए, उनके फोर्सेस को, और बांग्लादेश को एक अलग सेपरेट कंट्री बना दिया जाए, तो जब वहाँ वो सुकून से रहें। ये चीज़ जब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पता लगी वेस्ट पाकिस्तान की, तो उन्होंने ऑपरेशन चंगेज़ खान का स्टार्ट किया, जिसमें उन्होंने जो है वो पाकिस्तान का जो पोर्शन, वेस्ट पाकिस्तान का जो बॉर्डर इंडिया में मिलता था, जैसे जोधपुर, आगरा, अम्बाला, अमृतसर, पठानकोट, इन पर उन्होंने जो है वो बमबारी शुरू कर दी। बट इसमें क्या हुआ कि फाइनली बाद में आगे जाकर जो है वो पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। इंडिया की स्ट्रेटेजी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी 1971 में इस जंग के दौरान। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो उसके बाद न्यूयॉर्क गए UN सिक्योरिटी काउंसिल के पास, और वहाँ पर उन्होंने सीज़ फायर के लिए दरख्वास्त की, लेकिन उससे पहले तक पाकिस्तान जो है वो जंग हार चुका था ओवरऑल पूरी तरह से। तो वेस्ट पाकिस्तान और जनरल न्याजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर को 16 दिसंबर 1971 को साइन किया, जिसमें पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने इंडियन फोर्सेस के सामने सरेंडर कर दिया, ठीक है, और हथियार डाल दिए। और फाइनली उसके बाद जो है वो जो बांग्लादेश की आज़ादी हुई। लेकिन बाद में आगे जाकर क्या हुआ कि अगस्त 15, 1975 को शेख मुजीबुर रहमान को भी एक कू में जो है वो किल कर दिया गया। कू मीन्स के मिलिट्री, वहाँ पर भी डिक्टेटरशिप आ गई, और उन्होंने पूरी फैमिली जो थी शेख मुजीबुर रहमान की, उसको कत्ल कर दिया, उसको हलाक कर दिया। लेकिन उनकी 2 बेटियां थी जो जर्मनी में पढ़ने के लिए गई हुई थी, बस वो 2 बची। उनमें से एक जो है वो हसीना मोइन है, जो आज भी जो है वो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है। सो बेटा, दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टोरी ऑफ द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश की, किस तरह से बांग्लादेश की क्रिएशन हुई। इसमें मैंने सोचा कि इम्पार्शियल होकर आपको तमाम जो ट्रू डिटेल्स हैं वो आपको बता दी जाए, चूँकि बहुत सारे लोग हैं जिनको सही कहानी नहीं पता होती बांग्लादेश की टूटने की, उसके अलग होने की। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सर नसीम जुल्फ़िकार को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।